ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ गए हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। चैनल का नाम मानक गोयल। It's a new channel. It's a fairly new thing I'm doing for pretty selfish reasons. And also, दिल तो मेरा बहुत खुला पंजाबी हूँ। दिल बड़ा खुला है मेरा। सबको ज्ञान देंगे, सबको पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे नोट्स देंगे, मजा आ जाएगा पूरा। See, this is something I came up with right in the moment. Weird delivery हो सकती है, but who cares? मैं ज्ञान दे रहा हूँ मुफ्त में। इतने अच्छे अच्छे से सजा के नोट्स बनाए हैं मैंने, सजा सजा के इतना टाइप किया है मैंने। चलो, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014। ठीक है, ये करते हैं आप। सो दोबारा पढ़ूंगा अभी मैं। कंपनीज एक्सेप्टेंस रूल्स की बात हो रही है, अभी अपन रूल्स पे आ चुके हैं। ठीक है यार, even I'm kind of rusty on these topics. Not Vedant rusty, really. Applicable on both acceptance of deposits from members and public. ठीक है भाई, ये जो रूल्स हैं जो सर बोलते रहते थे कि आईसीआई ने हर जगह दी है, मेंबर्स और पब्लिक के लिए अलग अलग 2 जगह पे दिए हैं, पर सर बोले थे मैं तो एक बार कराऊंगा, तो हम भी एक बार करेंगे सर। हम सर के भक्त हैं सर। सर जो बोलते हैं हम मान के करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। So applicable on both members and public. अभी रूल 3। अरे रूल 3 से कुछ याद आया ना? याद है ना आईएफएससी पब्लिक कंपनी वाला जो सर बोल रहे थे, शॉर्ट नोट है, दे वर लाइक द एक्सेप्शंस। सॉरी, the section 73 subsection 2 clause a to c and e is not applicable on the following companies. First point is IFSC public company. फुल फॉर्म भूल गया बट आई और सर बोले थे कि रूल 3 के साथ इसका क्वेश्चन आ सकता है, जो ये सारी एक्सेप्शंस है कि जिसपे रूल 73 सबसेक्शन 2 ए टू सी एंड ई अप्लाई नहीं होता है, उसका मिक्स करके रूल 3 के साथ क्वेश्चन आ सकता है। सो रूल 3 आ गया है, रूल 3 आ गया है। चल करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स मेंबर्स 73 टू पब्लिक 76। बढ़िया। तो क्या है इसमें? टेन्योर या ड्यूरेशन फॉर एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स। अच्छा, तो मैक्सिमम बता दिया 36 मंथ्स। इसमें कोई एफ एंड बर्ड्स नहीं है, हमें बोल दिया है कि जो मैक्सिमम है अपन 36 मंथ्स के लिए डिपॉजिट्स ले सकते हैं। एफ एंड बर्ड्स किसमें? मिनिमम 6 मंथ्स वाले। एफ एंड बर्ड्स क्या है? चलो पढ़ते हैं। बोले नो कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स दैट आर रीपेबल ऑन डिमांड या लेस देन 6 मंथ्स। कोई भी कंपनी, कोई भी मेंबर कितना भी पैसा दे रहा हो, कितना ही पैसा दे रहा हो, मुफ्त में दे रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भी a company cannot accept deposits which are repayable on demand and जिनकी which are या जो repayable है on demand या repayable है within less than 6 months। अभी इस लाइंस, ये लाइंस का एक्सेप्शन क्या है? डिमांड वाला तो अपन अभी भी नहीं सुनने वाले। ठीक है, एक पीरियड होगा कि इसके बाद ही डिपॉजिट्स का पैसा वापस होगा। तो भी एक्सेप्शन क्या है 6 मंथ्स वाले का? एक्सेप्शन for short-term requirements of funds, a company may accept deposits for less than 6 months. तो अगर कंपनी को 6 महीने से कम वाले डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स के लिए, तो कंपनी कर सकती है। उसके लिए उसको 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। ठीक है, 2 कंडीशंस क्या फुलफिल करनी होगी? जो लिमिट ऑफ डिपॉजिट है, इट शैल नॉट एक्सीड 10%। अभी हर जगह पे डेटा क्या पढ़ रहे थे? 100% ऑफ पेड फ्री रिजर्व सिक्योरिटी, 100% ऑफ पेड अप कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व्स। अभी क्या हो गया? डिपॉजिट्स लेने हैं, हाँ 6 मंथ से कम में लेने हैं, हाँ सर हाँ, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, अरे हाँ 2 कंडीशंस पूरी करो सर। 2 कंडीशंस क्या होंगी? लिमिट होगी भाई डिपॉजिट्स की 10% ऑफ पेड अप कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व्स का से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए डिपॉजिट की अमाउंट, एंड इट शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। कौन सा? 3 मंथ्स। हाथ उठाओ अपने हवा में और बोलो 3 मंथ्स। छोड़ो उंगलियां करो ऐसे, 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स। चलो 3 महीने के लिए। तो ये हो गई कंडीशंस। सो टाइम पीरियड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में अपने को पता चला कि मैक्सिमम 36 मंथ्स एंड मिनिमम 6 मंथ्स व्हिच हैज एक्सेप्शंस। एक तो रूल है अपना दैट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स दैट आर रीपेबल ऑन डिमांड एंड प्लस दे
that are repayable in less than 6 months. But there's an exception to the 6 months rule, which is a company may accept deposit in short term, not exceeding 10% of its paid up capital free reserves and and security premium. Also, the deposits would be for a period of 3 months. Sure. Deposits in joint name. इस पे सर बोले थे कि ऑब्जेक्टिव आ सकता है सर इसमें. ठीक. Deposits in joint name. If a depositor so desires that a company can accept deposits in joint name not exceeding 3 joint depositors. हम्म, हम्म. तो भाई हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है अगर डिपॉजिटर की इच्छा है, डिपॉजिटर के अंदर कुछ इच्छा उठी कि मैं तो सर अपनी बीवी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो कंपनी उसको मना नहीं करेगी. देखो कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग मिलके जॉइंट डिपॉजिट करवा सकते हो. मिनिमम कितने होंगे? जॉइंट वर्ड आया तो 2 तो होंगे. सो दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड मिनिमम. मैक्सिमम 3, मिनिमम 2. ठीक है. अभी जो पति देव हैं हमारे, वो अपनी बीवी के साथ करवाएंगे तो भी जॉइंट डिपॉजिट होगा. वो अपनी एक और गर्लफ्रेंड ले आते हैं तो भी करवा सकते हैं. बट अभी देखो दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं आनी चाहिए. एक गर्लफ्रेंड एक बीवी काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं. इससे ज़्यादा कंपनीज एक्ट भी अलाउ नहीं करता है. देखो ठीक है. अभी ये जो जॉइंट डिपॉजिट का कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें कुछ क्लॉज हो सकते हैं. ये 3 क्लॉज इसके नाम है भाई, बस नाम पढ़ो भी मत क्योंकि अपन एग्जाम्पल समझेंगे. अभी क्या होता है कि जो डिपॉजिट जॉइंट डिपॉजिट का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें 2-3 क्लॉज हो सकते हैं. वो बोल सकते हैं कि सर ये डिपॉजिट्स जब मैच्योर हो गए तो अगर ये क्लॉज उस जब डिपॉजिट्स मैच्योर होंगे, अभी किसने किसने होल्ड किया? पति देव, उसकी वाइफ और गर्लफ्रेंड. तो अभी जब वो मैच्योरिटी पे रिडेम्पशन के मैच्योरिटी पे पैसे वापस लेने जाएंगे तो कंपनी पैसे किसको वापस करे? सर को दें, सर की बीवी को दें या गर्लफ्रेंड को दें? किसको पैसा जाएगा सर? कैसे पता चलेगा? तो वो लिखा होगा डिपॉजिट के कॉन्ट्रैक्ट में. तो अभी अपन देखेंगे, अपन कॉन्ट्रैक्ट खोल के देखेंगे जॉइंट डिपॉजिट का और उसमें देखेंगे उसके अंडर कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस में क्लॉजेस में क्या लिखा हुआ है. उसमें जॉइंटली का क्लॉज है. जॉइंटली का क्लॉज मतलब जॉइंटली का क्लॉज क्या? काफ़ी लूज सी लैंग्वेज आए ना, बट समझ आएगा. उसमें लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑन मेचोरिटी पे उसके अंदर ये जॉइंटली वाला क्लॉज है. इसका मतलब मेचोरिटी पे पेमेंट तीनों को इकट्ठे मिलेगी. तीनों को कौन? मतलब उस दिन जाएंगे, सर जाएंगे, बीवी जाएंगी और उनकी गर्लफ्रेंड जाएंगी और उस दिन ऐसी पिटाई होनी है ना सर, क्योंकि सर थोड़े नालायक निकले. डिपॉजिट तो करवा दिया तीनों के नाम, बट क्लॉज कौन सा डलवाया है? जॉइंटली वाला कि सर जब मेचोरिटी होगी जॉइंटली रीपेमेंट होगी सर. ऐसे थप्पड़ पड़े सर के. तो जो अपनी एग्जांपल में 3 लोग थे वो जो जॉइंट डिपॉजिट करा के आते हैं एक्स लिमिटेड में, तो वो जॉइंटली वाला क्लॉज डालते हैं और पेमेंट ऑन मेचोरिटी तीनों को इकट्ठे होगी. या तो ए बी सी को होगी या तो तीनों को इकट्ठी होगी, सर बीवी और गर्लफ्रेंड को, या उनके सर्वाइवर्स को जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. अभी और क्या हो सकता है? दूसरा क्लॉज, दूसरा केस लेते हैं. हाँ, ईदर एनीवन और सर्वाइवर. अभी सर थोड़े निकले चला. सर ने थोड़ा ठीक ठाक क्लॉज डलवा दिया कि कोई भी आ जाए इकट्ठे नहीं आएंगे, इकट्ठे नहीं आएंगे. कोई भी आ जाए, किसी को भी पेमेंट दे दो, सब अपने घर के ही, बीवी के घर की, गर्लफ्रेंड भी घर की. या फिर हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर कुछ हो गया अभी गर्लफ्रेंड को या बीवी ने मुझे मार दिया तो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया. ठीक है. तो हाँ, इधर एनिमल मतलब किसी को भी मिल जाएगी. सर आ जाए, गर्लफ्रेंड आ जाए, बीवी आ जाए, कोई भी एक भी बंदा आ जाए उसको पेमेंट देंगे, या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आ जाए उसको भी पेमेंट मिलेगी. तीसरा, फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर. अभी सर थोड़े चालाक हैं. सर ने सोचा मान लो बाद में बीवी को पता चल गया इस गर्लफ्रेंड का, तो फिर ये पेमेंट में लोचा हो जाना है कि अगर वो चली गई बीवी लेके पेमेंट भाग गई मेरी, तो मेरी पेमेंट, तो फिर ये तो मेरा नुकसान हो जाएगा. सर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट नेम किसका डलवाया कि जॉइंट डिपॉजिट्स में जो फर्स्ट नेम हुआ वो अपना डलवाया. ठीक है.
और क्लॉज डलवाया कि पेमेंट लेने मैच्योरिटी पे या तो फर्स्ट नेम वाला बंदा जा सकता है या फिर सर्वाइवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो फर्स्ट नेम अपना डलवाया तो मैच्योरिटी पे कंपनी सर को पेमेंट देगी या तीनों में से किसी के भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। सही है? सही। चलो ये मैंने नेक्स्ट टॉपिक के नोट्स बनाने सही एक्चुअली मेरा मन नहीं था, बट मे बी आई विल मेक, मे बी आई विल नॉट, बट मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। टॉपिक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनीज होती है, पब्लिक होती है, एलिजिबल पब्लिक। पब्लिक में भी दो है, एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी, याद है, मिनिमम 100 मैक्सिमम 500 करोड़, और आएगा बीच में नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। एक तो अपन ने आईएफएससी पब्लिक कंपनी भी पढ़ी थी, सब में अलग अलग लिमिट्स है, राइट? तो अपन उसकी बात करने वाले, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट्स। थिंक ये अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से, बहुत अच्छे से दिख रहा है। मैं थोड़ा सा खुद को चलो दिखते रहने दो, अच्छा दिखता हूँ। चलो, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट्स में क्या बोल रहे हैं कि अ कंपनीज एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स, एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग की न्यू डिपॉजिट्स जो प्रपोज। एक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है या रिन्यू कर सकती है डिपॉजिट्स को, दो ही चीज़ें हैं। रिन्यू किसको करेगी? जो एग्जिस्टिंग है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग है और उनकी पेमेंट वो मैच्योर हो चुके हैं, उनको रिन्यू करेगी। एक्सेप्टेंस किसकी करेगी? न्यू डिपॉजिट्स की। सो मतलब प्रपोज्ड है जो प्रपोज्ड हैं उनको कंपनी क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। चलो अभी अपन जो देखेंगे, अपन ने देखना है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है। तो लिमिट अपन कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? अपन ये क्राइटेरिया लेने वाले हैं, पेड अप कैपिटल, अपना वही पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तीन ही, यही क्राइटेरिया अपने पास, पेड अप, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, ये क्राइटेरिया। अभी अपन पहले टाइप की कंपनी लेते हैं जो अपनी फेवरेट थी सर, हमेशा आती रहती थी दोबारा दोबारा, जिसका नाम था एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक ही होती है सर, पब्लिक ही होती है। मिनिमम 100 करोड़ नेटवर्थ, और और टर्नओवर जो 500 करोड़ और मोर है, ठीक है। अभी ये क्या ले सकती है? अगर मेंबर्स हैं सर, अगर इसके खुद के मेंबर्स हैं, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं, उससे ये कितना ले सकती है? 10% ऑफ पेड अप, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। और पब्लिक से कितना ले सकती है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25% ऑफ वही पेड अप, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी ऐसा नहीं है कि जो ये 25% पब्लिक से लेने जाएगी ना, उसके अंदर मेंबर्स वाले डिपॉजिट को काउंट नहीं करना है। मेंबर्स वाले अलग हैं, पब्लिक से लिए अलग है। तो मतलब टोटल में कंपनी 35% ले सकती है मैक्सिमम पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उनमें से उस 35% में से 10% तो लेगी अपने मेंबर से, मैक्सिमम, मिनिमम तो कितना भी ले, मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम 25% लेगी बाकी पब्लिक से, ठीक है। तो ये बाइफर्केशन हो गया, सही है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी। तो ये तो हो गया, मेंबर से 10%, पब्लिक से 25%, जिसमें मेंबर्स वाले डिपॉजिट्स की अमाउंट नहीं आ रही। अरे सही है। उसके बाद आती है गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी। गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी वही 100 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ या फिर और टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा। अब वो गवर्नमेंट कंपनी एलिजिबल भी है, गवर्नमेंट भी है, सो इट्स अ गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी। ये मेंबर्स या पब्लिक से किसी से भी मैक्सिमम 35% तक ले सकती है। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी में बाइफर्केशन था, गवर्नमेंट पब्लिक एलिजिबल कंपनी को उसकी मर्जी है, वो मेंबर से ले, पब्लिक से ले, किसी से भी ले, कैसे भी अपना रेशो मिक्स करे, सारा मेंबर से ले ले, सारा पब्लिक से ले ले, मेंबर से 25% ले ले, पब्लिक से 10% ले ले, वट एवर इट में फील लाइक, तो वो मैक्सिमम 35% किसी से भी ले सकते। उसके बाद आती है अपन नॉन एलिजिबल कंपनी। इस पे आ रहे हैं नॉन एलिजिबल कंपनी। अगर मान लो नॉन एलिजिबल कंपनी वो पब्लिक कंपनी है, मतलब नेटवर्थ, नेटवर्थ वुड बी लेस देन 100 करोड़। अब यहाँ पे एंड आएगा, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन अपन बोल दिया सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो एलिजिबल बन जाएगी, राइट? तो नेटवर्थ लेस देन 100 करोड़ एंड
एंड टर्नओवर लेस देन 500 करोड़। ठीक है, तो ये जो पब्लिक कंपनी होगी ये करेगी, ये अपने नॉन एलिजिबल वाली मेंबर से ले सकती है मैक्सिमम 35%, इसलिए पब्लिक के पास नहीं जा सकती है। सो एवरीथिंग, ये जो भी पैसा लेगी ये अपने मेंबर से पैसा उठाएगी। प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से कितना ले सकती है? इट कैन टेक मैक्सिमम 100%। कितना? 100%। 100%। किसका? ये वाला। दोबारा नहीं बोल, ये देख लो बस सर। ठीक है, और आईएफएससी पब्लिक कंपनी, अब ये पब्लिक भी है, आईएफएससी है, ये भी 100%। ठीक है, अभी जो प्राइवेट कंपनी वाला हमने पढ़ा, जो प्राइवेट कंपनी वाला पढ़ा कि मेंबर से 100% ले सकती है, इसका एक एक्सेप्शन, शायद एक्सेप्शन जितना मेरे को याद है वो यही था कि हाँ, वो 100% से ज़्यादा लेगी एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन ऑफ exception of limit of 100% of deposits. So following private company may accept deposits exceeding 100%. So exceed कर रहे हैं 100% से, 100% of what paid up free reserve security. Startup company, startup company ले सकती है more than 100% of its whatever for a period of 10 years. ऊपर एक डेटा था 5 वाला, 5 वाला क्या था जिसमें उसको सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के क्लॉजेस A to C प्लस E को फॉलो नहीं करना, वहाँ पे स्टार्टअप कंपनी के पास 5 इयर्स की लिमिट थी। अभी क्या बात हो रही है कि पब्लिक कंपनीज सॉरी वो स्टार्टअप कंपनी डिपॉजिट्स उठा सकती है मोर देन 100% फ्रॉम 10 इयर्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। और स्टार्टअप कंपनी हो गया, प्राइवेट कंपनी कौन सी हो गया, वही सेम डेटा जो वहाँ पे था जिसको रूल्स नहीं फॉलो करने थे। कौन सा? सब्सिडरी एसोसिएट नहीं होनी चाहिए किसी भी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट की। ठीक है, सब्सिडरी एसोसिएट। Maximum borrowing for banks or financial institutions should be less than twice of paid up capital of the company or 50 crores whichever is less, and no default in repayment of deposits. दो ही पॉइंट था ना? बस थोड़ा सा ही बचा है, सोने वाला है सर। ओके, सीलिंग रेट लिमिट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज। क्या बात हो रही है भाई? डिपॉजिट्स पे दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो डिपॉजिट्स पब्लिक को दिया जाएगा या मेंबर्स को दिया जाएगा, उस पर कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। दूसरा क्या होगा, एक तो जो ब्रोकर्स होते हैं वही तो डिपॉजिटर को बताएंगे कि सर ये देखो ये कंपनी है सर, बहुत बढ़िया कंपनी है सर, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगी, आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है चाहे अगले दिन डूब जाए। बट बोलेंगे तो सही ना, वो ब्रोकर्स होंगे तो वो ये बोलने के पैसे तो लेंगे ही सर, तो वो भी है। तो कंपनीज एक्ट ने इंटरेस्ट और ब्रोकरेज पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी। बट बट अपने को क्या बोला गया, अपने को क्या बोला गया, इट कैन नॉट एक्सीड रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज गिवन बाय कौन कौन? एनबीएफसी वाला, हर जगह एनबीएफसी वाला ले रहे हैं, गिवन बाय एनबीएफसी ऑन एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय, कौन प्रिस्क्राइब करेगा एनबीएफसी को? आरबीआई। एंड ब्रोकरेज टू हूम, ब्रोकरेज किसको देते हैं अपन? ऐसा होगा मान लो तुम और मैं दोस्त हैं, नहीं तुम और मैं तो दोस्त नहीं, अरे अपन तो भाई भाई हैं, छोड़ो मजाक कर रहा हूँ। मान लो मैं और मेरा एक दोस्त आयुष, मैं और आयुष गए सर, हमने सोचा कि भाई वो कंपनी के डिपॉजिट मिल रहे हैं अपने को तो पता है, अपन ब्रोकर के पास तो क्यों ही जाएं। अपन क्या करते हैं, अपन एक दूसरे का डील करते हैं, अपन दोनों चलते हैं कंपनी के पास, ठीक है 1 करोड़ का डिपॉजिट करवाना है अपने को, तो ब्रोकरेज तो एटलीस्ट बचे, अपन ब्रोकरेज कमाते हैं। ऐसे करियो, मैं मानिक हूँ, दूसरा आयुष है, तो मैं बोला आयुष ऐसे करियो, मैं 1 करोड़ तेरे को देता हूँ, तू एज ए ब्रोकर कंपनी के पास जा और बोल भाई मानिक ने तेरे को दे दिए हैं पैसे, तो लाओ सर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाके बोलो कि सर लाओ मैं आपके लिए डिपॉजिटर लेके आया हूँ, अब आप मेरे को ब्रोकरेज दो, और जो ब्रोकरेज डायरेक्टर हमें दे देगा वो अपन एक दूसरे के अंदर बांट लेंगे, पैसा बचेगा भाई, बढ़िया प्लान है, चल जाएगा सोचो। अरे चलना चाहिए बोलो, मैं लेके आया हूँ यार बंदा। नहीं, नहीं चलेगा, हर बंदा ब्रोकर नहीं हो सकता है, जैसे हर बंदा सीए नहीं हो सकता है, हर अकाउंटेंट सीए नहीं होता है, जैसे हर हर दलाल
हर इंटरमीडियरी ब्रोकर नहीं होता है। मानिक 2022। So only authorized persons in writing by company to solicit deposits for company. जिन पर्सन्स को कंपनी ऑथराइज करेगी राइटिंग में, वही लोग कंपनी के लिए डिपॉजिट्स लेके आ सकते हैं और लोगों से। ठीक है, ठीक। रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंपनी। कंपनी पे क्या रिस्ट्रिक्शन, किस चीज के रिस्ट्रिक्शन है बोला, बताओ। A company cannot alter terms and conditions of deposits or deposit trust deed or insure contract of insurance of deposits. Issuance of deposits होना चाहिए। I think so. I'll check this out. ठीक है, करेंगे ये check. अरे एक सेकंड, मेरा फोन किधर है? Just remembered something. And ये है 0.5 of 0.5 of okay, maximum limits के नीचे वाला 0.5। चलो 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 चलो, इसको छोड़ दो एक बार। इशू इंश्योरेंस वाला सोचो, कंपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डिपॉजिट का, उसको कंपनी अल्टर नहीं कर सकती। विच कैसे अल्टर नहीं कर सकती है? मान लो इंटरेस्ट रेट कंपनी बोली थी 10% का और बाद में बोली सर हमने कॉन्ट्रैक्ट अल्टर कर दिया सर, आज से हम तो सर आपको स्टार्टिंग से 8% ही दे सकते हैं। चलेगा? नहीं ना। तो कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसे चेंजेस नहीं कर सकती जो डिपॉजिटर के लिए, जो डिपॉजिट देने वाले के लिए डिट्रीमेंटल हैं, जो उसकी पीठ के पीछे छुरा खोब रहे हैं। वैसे कंपनी डिपॉजिट एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, चलो। आफ्टर कब चेंज नहीं कर सकती है? आफ्टर इशू ऑफ सर्कुलर, और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा ना इंटरेस्ट रेट, तो जब उसमें जो लिख दिया सर उसको चेंज नहीं कर सकते, बाद में हम डिपॉजिटर को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्रेडिट रेटिंग ऑफ डिपॉजिट्स, सच क्रेडिट रेटिंग शैल नॉट फॉल बिलो द रेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय एनबीएफसी। पढ़ चुके हैं भाई ये तो, क्या कर दिया मैंने। रूल 3 हो गया सर, रूल 4 पे आ गए। क्या क्या बोलता है रूल 4? इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट रूल 4 करना, फिर रूल 7 करना और खत्म। बताओ, छोटा सा ही काम है, इजी था ना आज। 5 o'clock होने वाले हैं। चलो ये पढ़ ही लेते हैं। रूल 4, इशू ऑफ सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ये क्या लिखा है रे? हो रहा है भाई जो सब लोग, चलो कोई नहीं, थोड़ा मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स मेंबर्स। अच्छा, कि सर्कुलर को एज एन एडवर्टाइजमेंट इशू करना है, तब ये कब कब जरूरी है? मतलब एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर तो मेंबर्स को अपन हाथ में जाके पकड़ा है, या कैसे भी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दी जाती है, तो मेंबर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट देना ऑप्शनल होता है, बाकी पब्लिक के लिए मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी, कंपल्सरी, मैं टिक टिक मार्क बना रहा था। तो पब्लिक के लिए कंपल्सरी होता है सर। फॉर्म DPT1, DPT3 में क्या होता था? आरओसी के पास डिपॉजिट्स वाला अमाउंट। DPT3 में फाइल क्या करते थे? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जो रिसीव करें ये सब फाइल करते थे। DPT1 में क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट फाइल कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट वर्नेकुलर प्लस इंग्लिश में देंगे। वैलिडिटी अपन पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ रहा, बहुत बार रिवाइज कर लिए सर। ठीक है, वही 6 months from end of financial year, date on which financial statements are laid down in the AGM. If AGM is not held, then such date on which such AGM should have been held, इन दोनों में से whichever is earlier, इसका पीरियड सेम है इसके जैसा, बस
बस इशू एंड इफेक्टिव डेट कर रहे हैं। इशू when such an advertisement is first time appeared in the newspaper, जब पहली बार एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिख जाए किसी को भी, बस प्रिंट करवा दिए सर, वो इशू डेट मानी जाती है। इफेक्टिव डेट क्या होती है? जब सर्कुलर मेंबर्स को डिस्पैच होती है, उसको इफेक्टिव डेट मानते हैं। इशू का बोलते हैं सर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। आई थिंक इफेक्टिव वाला है जो आईसीआई का मॉड्यूल है वो डिस्पैच के हिसाब से ले रहा है, ठीक है, सर्कुलर्स के हिसाब से, नॉट एडवर्टाइजमेंट। रूल 7 की बात हो रही है सर, ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर्स। ये ट्रस्टी कौन है सर? ये एक ऐसा बंदा है जो ना कंपनी का है सर, ना ही इज अ न्यूट्रल पार्टी, जो एंड पे डिपॉजिटर्स का फायदा करवाना चाहता है। कंपनी का नहीं है सर ये, कंपनी का बिकाऊ आदमी नहीं है सर ये, कि बाद में अगर डिपॉजिटर को पैसे दे के कंपनी से कोई दिक्कत होती है तो यही है सर, यही है वो जो हमारी मदद करेगा। यही है अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। यही है द डार्क नाइट हुज गोना प्रोटेक्ट दिस सिटी। यही है द डार्क नाइट, द सिंबल ऑफ होप फॉर द डिपॉजिटर सर। मैं थोड़ा मार्वल डीसी कॉमिक्स में चला गया सर, वापस आते हैं। यही है अपना स्पाइडरमैन, यही है अपना हीरो, यही है हमारा शक्तिमान, यही है हमारा हीरो। भक्ति की शक्ति है जो इनोसेंट डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करता है सर, जो उनके फेवर में चीजें करवाता है। अगर कंपनी कोई बुराई वाली हरकत करना चाहती है तो यही है वो जो आपको बचाएगा सर। ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर सर, इस पे बननी चाहिए असली मूवी सर। लाइट चली गई सर, हमारा सिस्टम तो चल रहा है सर। चलिए, व्हेन अ कंपनी इनवाइट्स सिक्योर डिपॉजिट, ड्यूटी ऑफ कंपनी क्या है? यह वो अपॉइंट करेगी वन और मोर ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर्स विद देयर रिटन कंसेंट। स्पाइडरमैन की मान ले, स्पाइडरमैन जब स्पाइडरमैन बना था तो वो अपनी मर्जी से उसको कंटिन्यू किया ना, पावर्स उसके पास आ गई, उसे पूछा नहीं गया पावर्स के लिए, बट वो चाहता तो छोड़ सकता था, बट उसने कंसेंट दी। I will be the friendly neighborhood Spider-Man and I will protect this neighborhood because with great powers comes great responsibility. Uncle Ben. So, to a point, to a point, I don't know, to appoint one or more trustee of depositors with their written consent, ये company की duty है. To give intimation about such appointment and written consent in circular और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो सर्कुलर या जो भी एडवर्टाइजमेंट डिपॉजिट्स के लिए इशू करती है कंपनी, उसके अंदर उससे पहले ही ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर अपॉइंट हो जाएगा और उसका नाम और उसकी कंसेंट उस सर्कुलर में दिखाई जाएगी। गला दुखने लगता है यार बोलो। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर डिपॉजिट्स आर गिवन। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टाइप से, ठीक है। इसमें डिपॉजिट्स के टर्म्स और कंडीशंस दिए जाते हैं, डिपॉजिट्स की ड्यूरेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। ये फाइल किया जाएगा इन डीपीटी 2। सो डिपॉजिट ट्रस्ट डीड जो होती है हम उसको फाइल कर रहे हैं डीपीटी 2 में। एडवर्टाइजमेंट या सर्कुलर होता है दैट इज बीइंग फाइल्ड इन डीपीटी 1 एंड डीपीटी 3 वाला एक बार फिर से चेक कर लेंगे क्योंकि मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा है। इवन आई कैन गेट कंफ्यूज्ड यार, even heroes make mistakes, right? So terms and condition for deposits are given, जिसमें ड्यूरेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है ये बताया जाएगा, और ये एटलीस्ट 7 days बिफोर इशू ऑफ सर्कुलर और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मेरे हिसाब से डीपीटी 2 में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, सर्कुलर आ रहा था मेरे हिसाब से डीपीटी 3 में, और डीपीटी 1 में आ रहा है एडवर्टाइजमेंट, डीपीटी 3 में आ रहा है सर्कुलर या अमाउंट वगैरह डिपॉजिट्स की, एंड डीपीटी 2 में आ रहा है डिपॉजिट ट्रस्ट डीड 7 दिन बिफोर इशू ऑफ सर्कुलर और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। चलो, उसके बाद रिमूवल ऑफ ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर्स। मान लीजिए सर, मान लीजिए इवन हीरोज कैन मेक मिस्टेक्स, राइट? समटाइम्स दे मेक सो sometimes they make mistakes that are irreversible. Think about it. What if in Spider-Man Part 3, that black gluey substance, that alien thing that makes Spidey's suit black, what if that would be irreversible? What if Spidey could never get rid of it? What if that weird blackish substance wasn't afraid of that sound and had no weakness?
and Spider-Man would have been long lost forever, and we'd just left with a evil Spider-Man, a selfish person that protects no one, I guess. Then उस ट्रस्टी को भाई डिस्पोज ऑफ करना पड़ता, रिमूव करना पड़ता. सो बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, दैट इज रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, अगर ट्रस्टी को रिमूव कर दिया गया तो क्या होगा? बोर्ड मीटिंग में कंसेंट ऑफ ऑल प्रेजेंट डायरेक्टर से इसको रिमूव कैसे करेंगे? प्रोसीजर की बात हो रही है, छोटा सा, जस्ट द द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज टू बी डन. बोर्ड मीटिंग होगी, सारे डायरेक्टर्स की कॉन्सेंट होगी. अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है एक या एक से ज़्यादा, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंसेंट बहुत ज़रूरी है और उसका प्रेजेंस भी ज़रूरी है उस मीटिंग में. इफ कंपनी रिक्वायर्स टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शाल बी प्रेजेंट एट सच बोर्ड मीटिंग, एंड कंसेंट भी उसके ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होगी, प्रेजेंस भी रिक्वायर्ड है. ऐसा मत बोल दियो कि सर वो तो छुट्टी पे था सर, तो हम तो करना ही था सर हमें, तो ऐसा नहीं होता है. मेरा पोस्चर ऐसे हो रहा है ना, पोस्चर थोड़ा सही रखो. तो सर ये लेक्चर तो हो गया 32 मिनट में. आज का पोर्शन इतना ही था, रिवाइज करना. डैम टायर्ड मैन. यू नो व्हाट, वी आर नॉट रिवाइजिंग इट टुडे. हल्का हल्का से ऊपर ऊपर से बोलूँगा कि जैसे टेन्योर या ड्यूरेशन थी, कर ही लेते हैं. मिनिमम 36 मंथ्स, मैक्सिमम 36, मिनिमम 6. मिनिमम 6 में क्या था कि कंपनी रीपेबल ऑन डिमांड और 6 मंथ से लेस ड्यूरेशन के एक्सेप्ट नहीं करेगी. उसके बाद था कि एक्सेप्शन था 6 मंथ्स का, शॉर्ट टर्म में ले सकती है कंपनी. मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्रेश सॉरी फ्री रिजर्व्स एंड 3 मंथ्स के लिए होगा. डिपॉजिट्स इन जॉइंट नेम, सर बीवी और गर्लफ्रेंड सर. अरे सर वो मैक्सिमम 3, मिनिमम 2. क्लॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? जॉइंटली हो सकता है सर, तीनों इकट्ठे जाएंगे, सर कोटाई होगी सर. सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड का एनीवन, मतलब इसका नाम भूल गया. हाँ, ईदर एनीवन या फिर उनका सर्वाइवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव. जॉइंटली में सर्वाइवर हर जगह पे. फिर तीसरे में फर्स्ट नेम्ड, कि चला निकले सर आप, सर बोले कि मैं अपने नाम पे करवाता हूँ तो मेरे को मिलेगा, या फिर उसके सर्वाइवर. मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट्स, पब्लिक कंपनी अगर एलिजिबल है तो 10% मेंबर से एंड 25% किससे? पब्लिक से. गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी है, 35% मैक्सिमम और फ्रॉम मेंबर्स या पब्लिक. नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी 35% फ्रॉम मेंबर्स. प्राइवेट कंपनी 100% मैक्सिमम फ्रॉम इट्स मेंबर्स. आईएफएससी पब्लिक कंपनी 100%. एंड एक्सेप्शन क्या होता है उस प्राइवेट कंपनी का जो 100% से ज़्यादा एक्सीड कर सकती हैं? सर स्टार्टअप कंपनी आएगा सर, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. प्राइवेट कंपनी, सब्सिडरी. ठीक है, ये ठीक है, बस बहुत है इतना. सीलिंग रेट और इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है, बट इट शैल नॉट shall not increase the rate of interest or brokerage that on acceptance or renewal of deposits by NBFC as prescribed by RBI. ब्रोकरेज किसको दी जाएगी? ऑथराइज्ड पर्सन इन राइटिंग बाय कंपनी टू सॉलिसिट डिपॉजिट्स फॉर कंपनी. ऑथराइज्ड पर्सन राइटिंग टू सॉलिसिट. देखो आयुष को डिपॉजिट नहीं मिल रहा, मेरा डिपॉजिट कंपनी को देके आने के लिए, जब तक आयुष ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है राइटिंग में कंपनी के लिए. ठीक है. रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंपनी, कंपनी टी एंड सी अल्टर नहीं कर सकती है आफ्टर इशुएंस ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इशू व्हिच इज डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स. क्रेडिट रेटिंग सर, एनबीएफसी वाला पॉइंट आएगा. इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग फॉर एनबीएफसी इज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई. रूल 4 की बात हो रही है. रूल 3 क्या था वैसे? नाम क्या था रूल 3 का? टी एंड सी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स मेंबर्स या पब्लिक से. रूल 4 आ रहा है इशू ऑफ सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ये रूल्स के नाम भी याद करने होंगे. इशू ऑफ सर्कुलर मेंबर्स के लिए ऑप्शनल होता है, पब्लिक से डिपॉजिट्स लाने के लिए एडवर्टाइजमेंट देना मैंडेटरी होता है. फॉर्म नंबर डीबीटी 1 में होता है. एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज में देना पड़ता है. वैलिडिटी करा हुआ भाई बहुत हो गया. एंड इशू एंड इफेक्टिव डेट, जब इशू कब होता है? व्हेन एन एडवर्टाइजमेंट इज
First time it appears in the newspaper and effective होता है when circular is dispatched to the members. And rule 7 appointment of trustees की बात हो रही है. Appointment of trustee कंपनी की ड्यूटी है सर कि स्पाइडरमैन को अपॉइंट किया जाए सर. To one or more trustees of depositors with their written consent. या तो अवेंजर्स बना लो या एक स्पाइडरमैन रख लो, कुछ कर लो सर, आपकी मर्जी है. To give intimation about such appointment and written consent in the circular or advertisement or circular in the form of advertisement. Deposit trust deed क्या होता है, इसमें terms and conditions होते हैं deposits के, interest rate, duration, secured है unsecured है ये बताएंगे. DPT 2 में होता है at least 7 days before the issuance of circular or circular in the form of advertisement. Removal of trustee of depositors होता है before expiry of his term. अगर उसको remove कर दिया जाए तो board meeting होगी, consent of all board of directors. If a company is required to have an independent director, तो एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट, वन और मोर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए और उसका वोट होना और उसके कंसेंट होना जरूरी है. चलो, see you guys in the next video. Till then, पढ़ते रहो, टेक केयर एंड बोलना पड़ेगा मेरे को, लाइक करो. This is weird, but do like and share my channel. Even if you don't watch it, share it now. I'm so cute, right? Share it and subscribe. Exit.